चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं। एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड, मुझे लगा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है पर वो बंद हो गया था, तो आधा पौन घंटे का जो लेक्चर में फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन आइसोबार हो गया, आइसोटोप हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि आइसोटोप्स। मेरे ख्याल से 9th नंबर होगा। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स having different atomic number and atomic mass number, but same number of neutrons। क्या होगा? ऐसे एलिमेंट्स जिनमें एटॉमिक नंबर जो है वो भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास नंबर जो है वो भी डिफरेंट है, पर न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा। से फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो 614 आइसोटोप यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। 7 15 and 8 16, राइट। तीनों केस में एटॉमिक नंबर देखोगे, एटॉमिक मास नंबर देखोगे और न्यूट्रॉन का नंबर अगर देखोगे तो ये केस में तीनों के एटॉमिक नंबर जो डिफरेंट है, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। एटॉमिक मास नंबर इसमें 14 है, इसमें 15 है और इसमें 16 है। पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर देखोगे, a माइनस z अगर देखोगे तो ये केस में 14 माइनस 6 इज 8, 15 माइनस 7 इज अगेन 8 एंड 16 माइनस 8 इज अगेन 8। क्या से मिलेगा आपको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलेगा, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर वो डिफरेंट मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन है इस मोर ऑफ प्रैक्टिकल थिंग बोलेंगे हम लोग। क्या हुआ कि अभी एटम तो डिस्कवर हो रहे थे, एटम डिस्कवर हो ही रहते है ना। कुछ अवेलेबल थे, प्रॉपर्टी ढूंढी जा रही थी, पर एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे वो दिक्कत थी, राइट। तो देखिए अभी क्या होता है, मान के चलिए आप ग्रोसरी स्टोर पे गए, राइट, ग्रोसरी स्टोर पे गए, ग्रोसरी स्टोर पे गए और उसको अगर 1 किलो चीनी मांगी, राइट, वो क्या करेगा? वेइंग मशीन लेगा, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, उस पे ऐड करेगा और 1000 ग्राम के मार्क पे आपको दे देगा, राइट। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था? पहले इस तरीके से प्लेटफॉर्म होता था, इस तरीके से मशीन हुआ करती थी, राइट। बीच में यहाँ पे नीडल होती थी, इस तरीके से नीडल होती थी, यहाँ पे 0 पे सेंटर का मार्क होता था और यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है ना। सेम चीज अभी है इस केस में। देखो अभी सेम आप ग्रोसरी स्टोर पे गए, आपने उसको क्या, शॉपकीपर को मांगा 1 किलो चीनी, वो क्या करेगा? यहाँ पे लोड रखेगा कुछ, जिसका जो मास होगा, जो वेट होगा, दैट विल बी 1000 ग्राम्स। और फिर यहाँ पे वो चीनी ऐड करते जाएगा कब तक करेगा? जब तक ये नीडल जो है वो सेंटर में ना है ना, बराबर बैलेंस ना हो, तब तक के वो ऐड करते जाएगा। मतलब क्या, जो आपको यहाँ पे चीनी मिलेगी
जो चीजें मिलेगी वो इसके रिस्पेक्ट में मिलेगी, इसके रिलेशन में मिलेगी, इससे कंपेयर करके मिलेगी, है ना। मान के चलो आपका शॉपकीपर चोर है, उसने 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम का ही वो नोट रखा और ऐड करते गए, राइट। उस टाइम पे भी आपको चीजें मिलेगी, कितनी मिलेगी, 900 ग्राम मिलेगी। तो आपको जो आपका अमाउंट मिला वो किस पे डिपेंड करेगा, जो आपने रेफरेंस पे वेट लिया, स्टैंडर्ड मास लिया, रेफरेंस वेट लिया, उस पे डिपेंड करेगा कि आपको सब्सटेंस कितना मिलेगा, है ना। यही चीज, यही लॉजिक साइंटिस्ट लोगों ने भी यूज किया, राइट। और मास कैलकुलेट किया, तो उस मास को उन्होंने बोला रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों रिलेटिव? अभी जैसे बोला ये केस में जैसे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज किया है, स्टैंडर्ड मास यूज किया है, इस केस में भी उन्होंने क्या यूज किया था, एक स्टैंडर्ड मास यूज किया था, राइट। अभी स्टैंडर्ड मास क्या यूज किया, क्या नहीं किया, वो चेंज होते गए, राइट। जैसे डिस्कवरी किए, होते गए, डिस्कशन होते गए, वो चेंज होते गए। अभी एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट लोगों को ये पता था कि हाइड्रोजन जो है, वो सबसे हल्का एलिमेंट है, राइट। उसका एग्जैक्ट मास कितना है वो किसी को नहीं पता था, पर ये पता था कि हाँ हाइड्रोजन अगर है तो सबसे हल्का है। तो उन्होंने क्या किया कि जितना मास या वेट रहेगा हाइड्रोजन का रहेगा, एक हाइड्रोजन एटम का रहेगा, उसी को उन्होंने रेफरेंस मान लिया, उसी को उन्होंने स्टैंडर्ड, ठीक है, इसके ये मतलब एक यूनिट हमारा इसके बराबर से। तो पहला जो स्टैंडर्ड उन्होंने यूज किया, दैट इज पहले यूज किया हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इट वाज लाइटेस्ट नोन एलिमेंट है। ये कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंटेशन से पता चला। अभी भी उनको वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है। इसको शॉर्ट में मैं राम बोल, ठीक है। तो अगर ये स्टैंडर्ड में लेता हूं तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, इसका मेजर करना है, डिवाइड बाय मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। यही बोलेंगे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। फिर और डिस्कशन में फिर बोला देखिए हाइड्रोजन नहीं लेंगे, दूसरा स्टैंडर्ड लेंगे, फिर से स्टैंडर्ड चेंज किया। अभी स्टैंडर्ड क्या लिया उन्होंने, लिया कि ऑक्सीजन 16 जो आइसोटोप होता है उसका जो 16th पार्ट रहेगा 1/16, तो वो जो वेट रहेगा उसके इक्विवेलेंट मतलब हमारा एक स्टैंडर्ड, तो 16th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1O16 एटम। तो ये केस में रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, इट विल बी अगेन इक्वल टू mass of one atom divided by 1/16 into mass of one O16 atom। 1981 के आते आते इन्होंने फिर से डेफिनेशन चेंज कर दी, फिर से रेफरेंस चेंज कर दिया। अभी इन्होंने बोला कि नहीं ये नहीं लेंगे, तीसरा रेफरेंस लिया। तीसरा रेफरेंस क्या लिया उन्होंने, लिया 1/12 part of mass of carbon 12 atom, राइट। इस रिस्पेक्ट में जो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा विल बी इक्वल टू mass of one atom divided by 1/12 into
मास ऑफ वन C12 एटम। दूसरे वर्ड पे ये जब डेफिनेशन ये लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, डेफिनेशन जब एक्सेप्ट कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि एक एटॉमिक वन या मास, एक जो कार्बन 12 है उसका एक एटम, उसका जो मास होगा वो बराबर होगा 12 स्टैंडर्ड 12 यूनिट, ठीक है। तो मास ऑफ वन C12 एटम will be equal to 12 atomic mass unit, ये शॉर्ट में AMU। यहाँ से अभी आपको यूनिट मिला है, ये बड़े काम की चीज़ है, ये आगे भी देखोगे आप, ये बड़े काम की चीज़ है, ये रेफरेंस से यूज करके कैलकुलेशंस आगे होती है, राइट। से फॉर एग्जांपल इसी को यूज करेंगे, मान के चलो मेरे पास नाइट्रोजन है, राइट। तो मुझे उसका रिलेटिव एटॉमिक मास अगर कैलकुलेट करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन नाइट्रोजन 14 एटम, राइट, क्या होगा मास ऑफ वन नाइट्रोजन 14 डिवाइड बाय ये चीज क्या 112 इनटू मास ऑफ वन C12 एटम, इसी को बोलेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन 14 का मास तो दिया है 14 AMU, और ये जो चीज डिनोमिनेटर में ये होगा आपका 1 AMU। जो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा नाइट्रोजन का विल बी इक्वल टू 14। ध्यान रखिए रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आप लिखते हो, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम AMU होने की वजह से आपका जो वैल्यू आता है दैट विल बी यूनिट, राइट। दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये यही से खत्म नहीं होता, अभी प्रॉब्लम ये है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ना। ये तो कर दिया, ये तो डिसाइड कर दिया कि हाँ एक कार्बन 12 का जितना मास होगा एक एटम का, उसको हम लोग 12 एटॉमिक मास यूनिट मानेंगे, है ना। इन्होंने क्या बोला कि मास ऑफ वन C12 एटम, उसी को क्या माना 12 AMU 12 एटॉमिक मास यूनिट, राइट। एक एटॉमिक मास यूनिट चाहिए तो क्या 12 से डिवाइड करो, सो 1 AMU will be equal to 1/12 into mass of 1 C12 atom, राइट, 1 C12 atom। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, कौन सा एटम बोला है C12 एटम, राइट। इस C12 का क्या मतलब है कि जो कार्बन का न्यूक्लियस होगा उसमें 12 न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे, मींस यहाँ पे 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, राइट। तो मास ऑफ 1 C12 का ही मतलब हुआ कि मास ऑफ क्या 12 न्यूक्लियॉन्स, either 12 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, पास पास ही होते हैं, राइट। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 m is nothing but the 1 plus L2 mass of 12 न्यूक्लियॉन्स, एक कर गया, ये कर गया, क्या बचा मास ऑफ 1 न्यूक्लियम, which is nothing but 1.66 या 67
इंटू 10⁻24 ग्राम, किलोग्राम में लिखना चाहो तो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये किसकी वैल्यू हुई? ये वैल्यू हुई अपनी 1 AMU की, राइट। मैथमेटिकल वैल्यू मिल गई AMU की, ये भी बड़ी काफी चीज है। इसी AMU को आगे 1 यूनिट भी कहा गया, या 1 U कहा गया। ये नोटेशन ज्यादा यूज होता है, बुक्स में भी आपको ये मिलेगा। किसी जगह पे 1 डाल्टन भी मिलेगा, हो सकता है, राइट। विच इज अगेन नथिंग इक्वल टू व्हाट, ये वाली वैल्यू कौन सी 1.672 10⁻24 ग्राम, राइट। तो यहां से आया अपना AMU और ग्राम का रिलेशन, राइट। अभी मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास, शॉर्ट में आम बोलूँ, समर का टाइम है, आम फॉर्म वगैरह, राइट। सर बोलोगे एटॉमिक मास तो पता है सर, ये आगे देने की क्या जरूरत है, एवरेज क्यों ले रहे हैं? तो बेटा बात ऐसी है कि जब हमने एलिमेंट्स की बात की थी, राइट, तो हमने ये भी माना था कि एलिमेंट तो होते हैं और उनके आइसोटोप भी होते हैं। हालांकि प्रोटॉन नंबर सेम है, तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या करता है, वेरी करता है। तो उसकी वजह से वी आर हैविंग नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, और उसका अच्छा खासा प्रोपोर्शन भी प्रेजेंट होता है, इसको रिलेटिव अबंडेंस बोलते हैं, है ना। टोटल अमाउंट में ये आइसोटोप कितना, वो आइसोटोप कितना, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव अबंडेंस। तो ये टर्म इसीलिए कोई है, इसलिए कैलकुलेट करना पड़ा कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होने की वजह से और उनका अच्छा खासा अमाउंट प्रेजेंट होने की वजह से हमको जो एटॉमिक मास है उसका एवरेज कंसीडर करना पड़ा, आइसोटोप्स को भी कंसीडर करना पड़ा। अभी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए ये क्या होता है, समेशन होता है, समेशन का साइन। किस चीज का समेशन भाई? आप क्या करोगे, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय क्या, रिलेटिव अबंडेंस, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दो जितना आइसोटोप है। से फॉर एग्जांपल मान के चलो मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, एक 1735 एंड क्लोरीन 1737। रिलेटिव अबंडेंस अगर देखोगे तो रिलेटिव अबंडेंस इसका होता है 75% और इसका होता है 25%, राइट। अभी कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अगर कैलकुलेट करना है तो इट विल बी इक्वल टू, ये कंसीडर करना है आपको एटॉमिक मास दैट इज 35 into
कितना रिलेटिव अबंडेंस है इसका, कितना पोर्शन, अगर 100 क्लोरीन मान लिया तो उसमें से 75 पार्ट ये मतलब 75% प्लस दूसरा आइसोटोप 37, रिलेटिव अबंडेंस कितना है इसका, रिलेटिव अबंडेंस है 25%। कैलकुलेट अगर करोगे तो ये वैल्यू आती है 35.5 U और AM, राइट। नेक्स्ट और आज का लास्ट डेफिनेशन है, दैट इज फॉर्मूला मास। सर फॉर्मूला मास क्या होता है, क्या जरूरत है पढ़ने की, तो देखो ऐसा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स अगर होते हैं बेसिकली जिनमें क्या प्रेजेंट होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो ये जो तांत्रिक अभी तक के हमने पढ़ा ये सब उसको वैलिड, उसके लिए वैलिड है। आयोनिक कंपाउंड में तो क्या करोगे, है ना, अगर मान के चलो आयोनिक कंपाउंड अगर तो क्या करोगे, तो आयंस के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के केस में आप देख सकते हो कि एक से H2O है, ये लिक्विड वाटर है आपके पास, राइट। तो उसमें क्या रहेगा, एक H2O मॉलिक्यूल वो सिंगल आउट कर सकते हो, है ना, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ थोड़ा हल्का सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या अट्रैक्शन रहेगा, वो तो होता ही है, उसका स्टेट मेंटेन करने के लिए उसको जरूरी है। और उसके अलावा एक अगर वाटर मॉलिक्यूल आप चाहो कि उसको सिंगल आउट करो तो वो कर सकते हो, किस केस में, कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड के केस में। पर अगर मान के चलो आपके पास क्या है, कोई आयोनिक कंपाउंड है ना, से फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, it is applicable for ionic compound। मान के चलिए आपके पास क्या है, NaCl का क्रिस्टल। तो NaCl के क्रिस्टल में ये नहीं होगा कि आपको एक सिंगल यूनिट मिलेगा, है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको आयंस मिलेंगे, कौन से Na+ एंड Cl-। और ये आयंस पूरे NaCl के 3D स्ट्रक्चर में आपको प्रेजेंट करेंगे, हर डायरेक्शन में इन द सेंस हर सोडियम आयन हर डायरेक्शन से, हर पॉसिबल डायरेक्शन से 6 क्लोरीन आयन से सराउंडेड होगा। लाइकवाइज हर क्लोरीन आयन हर पॉसिबल डायरेक्शन से 6 सोडियम आयन से सराउंडेड रहेंगे, राइट। इसके चलते सोडियम क्रिस्टल अगर है आपके पास, थर्ड डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो इसमें से ये बोल सकते हो कि डिस्क्रीट NaCl molecule cannot, molecule is not available, सिंगल NaCl मॉलिक्यूल अवेलेबल ही नहीं होता, राइट। और बाकी सभी का तो मास ले नहीं सकते, आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी। तो उसके चलते जो NaCl हमारे पास है ना, NaCl जो कंपाउंड है, हम लोग उसी का एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं, किसके लिए, फॉर आयोनिक कंपाउंड ओनली। तो इसका जो होगा फॉर्मूला मास क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज 23 प्लस क्लोरीन का अभी भी कैलकुलेट किया था रिलेटिव अबंडेंस कंसीडर करते हुए, और अपना ये आइसोटोप वगैरह सब कंसीडर करते हुए इसका आएगा 35.5। इसका जो फॉर्मूला मास होगा इट विल बी इक्वल टू 58.5 यूनिट्स, है ना। इस तरीके से अभी हमको पता है यूनिट क्या दे रहे हैं, AMU और U
यूनिट लिख सकते हो यूनिट, राइट। तो ये हुआ क्या, सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला बस, राइट। तो आज की डेफिनेशन यहीं पे खत्म होते हैं। कल से जो स्टार्ट करेंगे एक्चुअली चैप्टर आपका वहां से चालू होता है, हाँ। जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू जैसे क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम मोल कॉन्सेप्ट, है ना, तो वो होगा कल से चालू। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।